गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करवाने वाले हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अब हमने पढ़ा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ कमियां रह गई थी, जैसे कि वो मैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो इन सारी कमियों को दूर करने के लिए एक नई थ्योरी आई कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, उनको वन बाय वन मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मेटल लिगेंड बॉन्ड इज आयनिक। मेटल आयन एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज एंड द लिगेंड एक्ट एज नेगेटिव चार्ज। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने लगभग सारी यूनिट जो है मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कह करके निकाल दी। यानी कि हमने अब तक पढ़ा है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कैसा बॉन्ड होता था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसीलिए इनको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। ये थ्योरी रिजेक्ट करती है इस बात को कि इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। दिस थ्योरी अज्यूम्स दैट कि मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड है बच्चों? आयनिक बॉन्ड। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ कि मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। अब आपके माइंड में आएगा जी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है कहाँ? फिर आयनिक बॉन्ड में तो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? तो आगे ये थ्योरी बताती है कि जो मेटल आयन है ना, वो किसका काम करेगा? पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि जितने भी मेटल आयन हैं वो पॉजिटिव चार्ज का काम करते हैं, और जो लिगेंड्स उसके साथ जुड़े होते हैं वो नेगेटिव चार्ज का काम करते हैं। अब लिगेंड्स भी हमने देखे थे कि न्यूट्रल होते हैं और नेगेटिवली चार्ज भी होते हैं। तो जो नेगेटिव है वो तो नेगेटिव का काम करेंगे ही। अब जो न्यूट्रल लिगेंड्स है वो नेगेटिव चार्ज का कैसे काम करेंगे? जैसे अमोनिया है, जैसे वाटर है, जैसे कार्बोनिल है, ये किस तरह से नेगेटिव चार्ज का काम करेंगे? तो इनमें डाइपोल बनता है। मान लीजिए अमोनिया का ही उदाहरण दूँ मैं, तो अमोनिया में क्या होता है? अमोनिया जो है इस तरह से डाइपोल इनमें बनता है। ओके, शेप एग्जैक्ट। तो इनमें कितना हो जाता है? डेल 3 नेगेटिव, और इनमें डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा पॉजिटिव, यानी कि इनमें डाइपोल्स बना हुआ है। तो नेगेटिव एंड ऑफ द डाइपोल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। तो आयन्स कौन कौन से हैं? मेटल आयन पॉजिटिव चार्ज का काम करेगा और जो लिगेंड है वो नेगेटिव चार्ज का काम करेगा। अब लिगेंड नेगेटिव है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिगेंड यदि न्यूट्रल आ गए तो नेगेटिव चार्ज कहाँ से मिलेगा? उनमें जो डाइपोल्स होता है, यानी कि मान लीजिए अमोनिया ही है, तो अमोनिया में डाइपोल मिलेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव, तो उस डाइपोल का नेगेटिव एंड मेटल की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं और आयनिक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। दूसरी बात, ligand around the central metal are arranged in such a way that there is no repulsion between the ligands। कि सेंट्रल मेटल के अराउंड जो लिगेंड्स अरेंज होते हैं वो इस तरह से अरेंज होंगे ताकि उनके बीच में रिपल्सन ना हो, यानी कि वो अपने आप से इतनी दूर चले जाते हैं लिगेंड्स रिपेल होकर के, ताकि उनके बीच में कोई फर्दर रिपल्सन नहीं होता। जहाँ पर उनके बीच में रिपल्सन ख़त्म हो जाता है वो वहाँ जाकर के रुक जाते हैं, वैसे ही ज्योमेट्री वो बनाते हैं। राइट बच्चों? यानी कि लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल किस तरह से अरेंज होंगे? देखो ये दूसरा पॉइंट आया ही क्यों? दूसरा पॉइंट इसलिए आया है क्योंकि पहले में इसने कहा है कि मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड है। अब आयनिक बॉन्ड तो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, तो फिर इस हिसाब से तो ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। ये कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में भी बताता है कि कौन सी ज्योमेट्री कंपाउंड अक्वायर करेगा। कहता है कि लिगेंड्स जो कि नेगेटिव चार्ज हैं वो एक दूसरे से इतने दूर चले जाएंगे ताकि उनके बीच में कोई रिपल्सन ना हो, वहीं जाकर के वो रुक जाएंगे और वैसी ही कंपाउंड की ज्योमेट्री हो जाएगी, शेप हो जाएगी। तो ये शेप के बारे में बताता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द मेटल आयन एंड लिगेंड्स। मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच में 2 प्रकार के इंट्रैक्शन है। ओके, 2 प्रकार के इंट्रैक्शन कौन कौन से? अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं और रिपल्सिव फोर्सेज। यानी कि मेटल और लिगेंड के बीच में 2 फोर्सेज कौन कौन से? अट्रैक्टिव फोर्सेज और रिपल्सिव फोर्सेज। अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में? अट्रैक्टिव फोर्स पॉजिटिव जो सेंट्रल मेटल है वो और नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेज।
और रिपल्सिव फोर्सेस किसके, जो मेटल आयन के जो इलेक्ट्रॉन्स है, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में, और जो लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन किसके बीच में हो रहा है, जो डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल, और दूसरा क्या है मैदान में, लिगेंड्स, क्योंकि इन पर भी नेगेटिव है, इस पर भी नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स। ये थ्योरी फोकस करती है इन रिपल्सिव फोर्सेस पर ही, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यही कहती है कि रिपल्सिव फोर्सेस के कारण जो डी ऑर्बिटल्स है वो दो साइड्स में टूट जाएंगी, एक हायर एनर्जी का होगा, एक लोअर एनर्जी का होगा, वो अभी आपको बताते हैं, पहले ये समझ लीजिए। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया बच्चों, तीसरा पॉइंट कहता है कि दो प्रकार के इंट्रैक्शन होते हैं मेटल और लिगेंड्स के बीच में, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल्स द मेटल एंड इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर ऑफ लिगेंड, यानी कि लिगेंड के जो लोन पेयर है उनके बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन। ओके, अब फोर्थ पॉइंट है कि इन मेटल आयन देर आर दी 5d ऑर्बिटल्स। मेटल आयन जब फ्री स्टेट में होता है तो उसके पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं संख्या में, 5। तो 5 कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। इनकी शेप याद करना, शेप को ध्यान में रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकी शेप के बिना ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है, इनमें से सप्लिटिंग होगी वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो शेप क्या है बच्चों, 5d ऑर्बिटल्स की शेप ये है। पहला कौन सा है, ये x और y है, तो जाहिर सी बात है कि ये dxy की शेप है, यानी कि मैं यहाँ लिख दूँ ये dxy है। ओके, dxy। ये कौन सा है, dyz, dyz, और ये कौन सा है, dxz। और दोनों को मैंने रेड कलर में लिखा है अलग से डिफरेंट कलर में, क्योंकि इन 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो सेम है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स हैविंग दी सेम एनर्जी बट दे हैव द डिफरेंट शेप। उनमें इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है इन ऑर्बिटल्स में। dxy, dyz, dxz, इन तीनों में आप क्या देख रहे हो कि इनमें एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स, ये शेप क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस को ही तो बताती है। तो किसी भी ऑर्बिटल की शेप क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की कहाँ कहाँ है, वही तो शेप बन जाएगी जहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो इनमें आप देख पा रहे हो एक्स और वाई के बीच में है, यानी कि एक्सिस के बीच में आ रहे हैं। ओके, एक्सिस के बीच में आ रहे हैं। इनमें भी देखो वाई और जेड एक्सिस के बीच में आ रहे हैं, इसमें भी एक्स जेड में भी एक्सिस के बीच में आ रहे हैं। सो दीज आर नॉन एक्सियल। ओके, क्योंकि एक्सिस के बीच में नहीं है, नॉन एक्सियल है। जबकि इनमें आप देख पा रहे होंगे एक्स और वाई, ये डी एक्स स्क्वायर की शेप है, एक्स और वाई के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, राइट। यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, इलेक्ट्रॉन्स आर अलोंग दी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इसमें डी जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर के एक्सिस के अलोंग, और एक रिंग क्या है, इट इज़ द इट रिप्रेजेंट दी जीरो अवेलेबिलिटी स्पेस, यानी कि जहाँ इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना जीरो होती है वो स्पेस रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 अबव द प्लेन, 1 बिलो द प्लेन। क्योंकि इनमें एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इनको क्या कहा जाता है, एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो डी ऑर्बिटल्स 2 प्रकार के हो गए, कौन कौन से, एक्सियल 3 है संख्या में ना, नॉन एक्सियल 3 है संख्या में, और एक्सियल 2 है संख्या में, राइट बच्चों। चलो बच्चों, अभी आपने कुछ 4 पॉइंट्स जो हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पढ़े, अब सप्लिटिंग कर लेते हैं। और इस वीडियो में केवल हम कहाँ तक करेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो सप्लिटिंग है वो, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अलग से वीडियो मिलेगी आपको। तो 4 पॉइंट्स के आधार पर ही इनमें सप्लिटिंग कर रहे हैं। अभी आपने 4th पॉइंट में पढ़ा था कि भाई जो डी ऑर्बिटल्स हैं फ्री स्टेट में है वो 5 प्रकार के हैं, जिनमें 3 तो हो गए नॉन एक्सियल, यानी कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सिस के बीच में है, और 2 हो गए जो रेड में दिखाई दे रहे हैं वो हैं एक्सियल, यानी कि इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं अलोंग दी एक्सिस हैं, जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग है इसमें, और इसमें जेड एक्सिस के अलोंग है। ओके, क्लियर हुआ, एक्सियल नॉन एक्सियल हो चुका है ये। अब जो है
जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में क्या मिलेगा बच्चों, उसमें सेंट्रल एटम मिलेगा और उसके अराउंड क्या मिलेंगे, लिगेंड्स मिलेंगे, राइट, इस तरह से मिलेंगे। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि इस बीच में हमने सेंट्रल मेटल लिखा है और उसके अराउंड 6 लिगेंड्स लिखे हैं जिनको नेगेटिव चार्ज की सहायता से दर्शाया गया है। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो लिगेंड्स हैं वो एक्सिस के अलोंग है यहाँ पर, राइट। देखो 2 लिगेंड्स ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, 2 लिगेंड्स ये वाई एक्सिस के अलोंग है, 2 लिगेंड्स ये जेड एक्सिस के अलोंग है। यानी कि इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एक्सिस ना लिगेंड्स आर प्रेजेंट अलोंग दी एक्सिस। ओके, क्लियर हुआ। जब मेटल के डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि इस मेटल में क्या है, डी ऑर्बिटल्स हैं इस शेप के, वो डी ऑर्बिटल्स इन लिगेंड्स के अराउंड आएंगे, यानी कि लिगेंड्स उन डी ऑर्बिटल्स के पास आएंगे, नज़दीक आएंगे, सराउंड करेंगे, तो जो एक्सिस पर हैं उनमें रिपल्सन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना। क्या कि जी इसमें हमें पता लग रहा है कि लिगेंड्स है वो कहाँ है, एक्सिस के अलोंग, और यहाँ से हमें पता लग रहा है कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स तीनों में तो है एक्सिस के बीच में और 2 में है एक्सिस के अलोंग। यानी कि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस के अलोंग हैं और यहाँ भी लिगेंड एक्सिस के अलोंग है। तो इनमें जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, इनमें इन ऑर्बिटल्स में और लिगेंड्स में रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये सेम एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। समझ गए। यहाँ रिपल्सन सबसे ज़्यादा क्यों होने वाला है इन 2 में, यानी कि एक्सियल ऑर्बिटल्स में रिपल्सन सबसे ज़्यादा क्यों होने वाला है, बिकॉज लिगेंड्स भी सेम डायरेक्शन से आ रहे हैं, यानी कि वो भी एक्सिस के अलोंग ही आ रहे हैं और इनके इलेक्ट्रॉन्स भी एक्सिस के अलोंग ही हैं। तो सेम एक्सिस के अलोंग आने के कारण इनमें इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन होगा। मैंने बताया था अभी रिपल्सन 2 प्रकार के हैं, रिपल्सन टाइप के बताए थे, अट्रैक्शन मतलब इंट्रैक्शन 2 प्रकार के। तो फिर से समझे एक बार कि जी यहाँ भी लिगेंड्स एक्सिस के अलोंग हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी एक्सिस के अलोंग हैं। तो जब ये लिगेंड्स इस मेटल के ऑर्बिटल्स के अराउंड आएंगे तो उनमें रिपल्सन बहुत ज़्यादा होने वाला है। ज़्यादा रिपल्सन कहाँ होगा बच्चों, इनमें सबसे ज़्यादा रिपल्सन होने वाला है, इन 2 में। रिपल्सन जैसे ज़्यादा होगा तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी इन 2 टाइप के ऑर्बिटल्स की। रीजन पता लग गया इन 2 टाइप के ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई क्यों हो जाती है, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस के अलोंग हैं और वहाँ भी लिगेंड्स एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। तो सेम आ गए, सेम होने के कारण इनमें रिपल्सन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। मतलब रिपल्सन मैक्सिमम होने का मतलब एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि जब रिपल्सन होता है तो एनर्जी बढ़ती है, अनस्टेबल हो जाता है सिस्टम, और जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी घटती है और सिस्टम स्टेबल होता जाता है। ओके, तो रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण इन डी ऑर्बिटल्स की, इन 2 की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो पहले तो डी ऑर्बिटल सेम एनर्जी के थे, सेम एनर्जी के, जिनको फ्री स्टेट में दिखाया गया है। जैसे लिगेंड अप्रोच हुए, ये हाइपोथेटिकल स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड बना, सिमेट्रिकल है, हाइपोथेटिकल, ऐसा होता नहीं, सिमेट्रिकल। जब इन डी ऑर्बिटल्स की तरफ लिगेंड्स आए तो हमने कुछ देर के लिए माना कि वो सिमेट्रिकल है। आफ्टर दैट उनमें रिपल्सन होना स्टार्ट हो गया। कहाँ का रिपल्सन सबसे ज़्यादा हुआ, एक्सियल में सबसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि लिगेंड्स भी एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं। तो रिपल्सन जहाँ ज़्यादा हुआ उन 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जो डी ऑर्बिटल्स पहले जो 5 डी ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी के थे, डीजनरेट जिनको बोलते हैं, उनकी डीजनरेसी स्प्लिट हो जाएगी, टूट जाएगी, 2 सेट्स में बट जाएगी। एक सेट dx² - y², क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा रिपल्सन होना है, और इन तीनों की एनर्जी कम रहेगी क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सिस के बीच में है, जबकि वो एक्सिस के अलोंग आ रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन नहीं, सो इनकी एनर्जी कम रहेगी, सो ये नीचे रखे जाएंगे। तो क्या समझे कि जैसे ही लिगेंड्स मेटल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, वो उनके डी ऑर्बिटल्स 2 सेट्स में टूट जाएंगे, dx² - y² और dz², इनकी एनर्जी सेम ज़्यादा रहेगी और बाकी के 3 उनकी एनर्जी कम रहेगी। कम एनर्जी होने का रीज़न ये है क्योंकि ये नॉन एक्सियल है और वो एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, तो इनकी एनर्जी 2 सेट्स में टूट जाती है। इन 2 सेट्स को, जिनकी लोअर एनर्जी होती है, इनको बोला जाता है T2G, और जिनकी हायर एनर्जी होती है, इन 2 ऑर्बिटल्स को कंबाइनली बोल दिया जाता है EG, राइट, EG
T2g, यानी कि d ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 सेट्स T2g जिनमें 3 ऑर्बिटल्स हुए dxy, dyz, dxz, और Eg जिनमें 2 ऑर्बिटल्स हैं कॉल्ड dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ओके, इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट्स कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और इस प्रोसेस को स्प्लिटिंग होने को क्या कहा जाता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ओके, यानी कि डी ऑर्बिटल्स टूट गए, स्प्लिट हो गए, इसलिए इनको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा जाता है। और इनकी एनर्जी का डिफरेंस क्या कहलाता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE। ओके, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, जिनको डेल्टा O से डिनोट करते हैं, जहाँ O फॉर ऑक्टाहेड्रल, डेल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है भाई। ओके, इनकी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी? डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी, अच्छा ये क्या है? ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने खींची है इट्स कॉल्ड बैरी सेंटर। क्या कहा जाता है इनको? बैरी सेंटर। यानी कि यहाँ इनकी पांचों की एनर्जी बराबर है, सेम एनर्जी, यानी कि एनर्जी का डिफरेंस इस लाइन पर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इनसे ऊपर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती चली जाती है। कितनी एनर्जी बढ़ जाएगी? 3/5। ओके, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है ये, 3/5 एनर्जी बढ़ जाएगी। और कितनी एनर्जी घट जाएगी? 2/5 एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। इस लाइन पर एनर्जी का डिफरेंस, यानी कि सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं, ऊपर जाते हैं तो 3/5 बढ़ जाएगी और नीचे आते हैं तो -2/5 घट जाएगी। ओके, ये सारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थी। नेक्स्ट वीडियो में हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का उदाहरण लेकर के डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स अ लॉट।